आयुर्वेद का सूत्र बताता है कि सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मलाहा, यानी कि सभी रोगों का एक कॉमन कारण है, वो है कुपित मल यानी कि सड़ा हुआ मल यानी कि कब्ज। ऐसे तो आयुर्वेद के ग्रंथों में कब्ज को स्वतंत्र रोग में नहीं गिना गया है, किंतु सभी रोगों के मूल के रूप में उसको कहा गया है। वात, पित्त और कफ के जो 120 प्रकार के रोग है वो एक कारण यानी कि कब्ज से हो सकते हैं। इसके लिए कब्ज को जानना और उसके औषधियों के बारे में, उसके उपचार के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम कब्ज के ऐसे 10 रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे जिसको जीवन में लाने से हम 120 प्रकार के रोगों से बच जाएंगे और हमारा पाचन तंत्र ठीक होकर हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो सबसे पहला उपाय हम देखते हैं, पाचक औषधियों के साथ ही रेचक औषधियों का लेना। अब क्या है पाचक और क्या है रेचक वो हम बताते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप कोई भी चूर्ण की एड देखते हैं या तो पेपर में पढ़ते हैं या कोई वैद्य के पास लेते हैं, तो पेट साफ करने की दवाई दो तो रेचक दवाइयां देता है जिसमें सनाई पत्ती है, हरड़े, ऐसी अनेक औषधियां आती है, खास करके नमक भी आता है। अब क्या होता है, वो आप रात को सोते समय लेते हो और सुबह पेट साफ हो जाता है, वो है रेचक औषधियां जो ज्यादातर टीवी में, पेपर में और अनेक जगह पर वो देखने को मिलती है और अनेक लोग आपको सजेस्ट भी करते हैं। किंतु ऐसी चीजें लंबे समय तक लेने से आंत्र की क्रिया डिस्टर्ब होती है और खास करके लंबे समय में पाचन क्रिया भी थोड़ी मंद हो जाती है। तो आयुर्वेद का सूत्र ये बताता है कि जब पाचक औषधियां यानी कि खुराक को, रेचक औषधियां क्या करती है, मल कच्चा है या पक्का है उसको निकाल देती है। पाचक औषधियां क्या करती है कि उसको पचाती है और उसके बाद जो रहा हुआ कीट भाग है वो अलग कर देती है, और उसके बाद रेचक औषधियां ली तो वो पका हुआ जो भाग, कीट भाग था वही निकलता है, सार भाग नहीं निकलता है। तो रात को जब आप कोई भी चूर्ण लेते हैं उससे पहले दोपहर के भोजन के बाद आपको पाचक औषधियां लेनी होती है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, पुदीन जीरा का कोई वस्तु है, या फिर पाचक कोई भी वटी गुटी चित्रकादि से लेकर अग्नितुंडी से लेकर कोई भी ऐसी जो औषधि आयुर्वेद की होती है जो खुराक को पचाने का काम करती है, ये भोजन के बाद लेनी होती है। और रेचक दवाइयां होती है जो पेट साफ करती है, वो रात को सोते समय लेनी होती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करें, पाचक औषधियों के साथ ही रेचक औषधियां ले। केवल रेचक औषधि नहीं, अपितु सुबह में, दोपहर में, शाम के भोजन के बाद कोई ना कोई पाचक औषधि का सेवन अवश्य करें और उसके बाद रात को सोते समय रेचक औषधियों का सेवन करें। दोनों का कॉम्बिनेशन करें ताकि लंबे समय तक भी आप लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी और आपका पाचन तंत्र मंद नहीं पड़ेगा। दूसरा, प्रकृति के अनुसार औषध का सेवन। एलोपैथी में हम देखते हैं कि लेक्सेटिव सिरप सबके लिए एक प्रकार का आता है कि सभी ये सिरप लो तो पेट साफ हो जाएगा, तो एक ही प्रकार का प्रायः सभी लेक्सेटिव सिरप देते हैं जो लंबे समय तक एडवाइजेबल नहीं है लेने का। आयुर्वेद की दृष्टि से रेचक औषधियां यदि लेते या पाचक, वो भी प्रकृति के अनुसार असर करती, इसके लिए अनेक गिनाई गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो जिसकी कफ प्रकृति है, कफ बन रहा है, मंदता है, वजन ज्यादा है, वो लोग, वो का पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है, वो तो गोमूत्र हरितकी का सेवन करें तो उसको ज्यादा लाभ होगा कफ वाले को। दूसरा, जिसको वात प्रधानता है, मतलब पेन होता है या अर्श, पाइल्स जैसी कोई बीमारी है या शरीर फीका पड़ गया है, अपान की प्रवृत्ति बराबर नहीं है, तो वो एरंड भ्रष्ट हरितकी का चूर्ण का या टेबलेट का सेवन करे तो वो उसके लिए अच्छी आती है। अच्छा, जिनको पित्त है, जिसको खट्टी डकारे या फिर जलन ऐसा हो रहा है, वो गुलकंद का या फिर गुलकंद के साथ साथ वो लोग केवल हरितकी टेबलेट या त्रिफला चूर्ण का या त्रिफला टेबलेट का सेवन करेंगे तो उसके लिए अच्छा होता है। साथ साथ वो मुनक का खाली पेट खाएंगे तो भी वो बहुत ही अच्छा रहता है। रात को भिगोया हुआ मुनक का सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाना। तो पित्त के कारण जिसको कब्ज होती है तो वो ये उपाय करे। तो ये हमने क्या देखा, प्रकृति के अनुसार आपका उपाय होना चाहिए। तो आपको ये जान लेना है कि कौन सी औषधि किस प्रकार की प्रकृति वालों को लेनी है। सामान्य प्रकृति है तो कोष्ठ शुद्धि जैसे जो चूर्ण होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये
जो प्रकृति के अनुसार या रोग के अनुसार कब्ज होती है, उसके अनुसार अलग अलग औषधियों का सेवन आप अलग अलग रीति से कर सकते हैं। तीसरा उपाय है फाइबर वाला आहार, यानी कि हमारा आहार ही ऐसा होगा जो कब्ज करता है, तो कोई भी औषधियां या दवाइयां लेंगे तो उससे फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि आहार ही मूल है। आयुर्वेद में पथ्यापथ्य का इसीलिए महत्व बताया गया है। तो हमारा आहार ही ऐसा होना चाहिए कि जो आप ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप ही मल कीट भाग और सार भाग अलग हो जाए। वो कब होंगे? जब वो सरलता से जाने वाला होगा, गति करने वाला होगा। ऐसा आहार होता है फाइबर्स वाला आहार, जिसमें रेशा युक्त होते हैं, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, जौ जैसा धान्य हो गया, लौकी परवल जैसी सब्जियां हो गई। तो इसका आप आहार में इसकी प्रधानता देंगे तो क्या होगा? फाइबर्स आपके शरीर में जाएगा और उसके कारण पाचन में सरलता रहेगी। पाचन के बाद जो कीट भाग अलग होगा वो आसानी से हो जाएगा और आसानी से ही मल निकल जाएगा। तो कब्ज की तकलीफ बहुत कम हो जाएगी फाइबर वाले आहार से। जिसमें फाइबर कम है, जैसे मेंदा, जैसे बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का आटा, जैसे फलों के चबा के बिना उसका निकाला हुआ जूस जिसमें फाइबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के आहार का यदि आप नियमित सेवन करते हैं, लेकिन फाइबर्स को आप इग्नोर करते हैं, छिलके फेंक देते हैं, या तो फिर फल के केवल रस पीते हैं, उसका ऊपर वाला भाग सबका निकाल देते हैं, इस परिस्थिति में क्या होता है? फाइबर शरीर में नहीं जाता है। जो उसके पचाने के एंजाइम्स उसके साथ में उसको निकाल दिया, वो उसके साथ नहीं गए, तो कब्ज बनी रहती है। तो ये भी आप पूरा ध्यान रखें, फाइबर्स का सेवन पूर्ण मात्रा में करें। नंबर 4, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है नींद। हमारी नींद का भी असर कब्ज पर होता है, हमारी पाचन क्रिया पर होता है। इसके लिए पर्याप्त नींद ले। पर्याप्त नींद लेना यानी कि अधिक नींद लेने का नहीं बता रहे, अपितु पर्याप्त लेना। समय से ही सो जाना और समय से ही उठ जाना, तो वो होती है पर्याप्त नींद। नींद जितनी गहरी होती है, जितनी रिधेमिक होती है, उतना ही पाचन अच्छा होता है और कब्ज नहीं होती है। तो ये पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी होता है। नंबर 5 पर जो बहुत लोग गलती करते हैं वो है चिल वाटर पीते हैं, अलग अलग प्रकार का पानी पीते हैं। ऑफिस पे अलग प्रकार का पानी है, हार्ड वाटर है, घर पे सॉफ्ट वाटर है, बाहर गए वहां का पानी पी लिया, वहां गए वहां का पानी पी लिया। तो पानी बदल बदल कर पीना भी कब्ज का एक कारण होता है, जो लोग बताते नहीं। कि लोगों को तो ऐसा होता है कि आरओ का पानी सब जगह एक होता है, बिस्लेरी का पानी सब जगह एक होता है। अलग अलग प्रकार के पानी के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। एक प्रकार की बोतल में पानी भर देने से वो एक प्रकार का नहीं हो जाता है। पानी की क्वालिटी, पानी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि यदि आपको बचना है कब्ज से, पाचन तंत्र को अच्छा रखना है, तो एक तो पहला नंबर है बारिश का पानी पिए। ये वो नहीं मिलता है तो कोई भी आपको जो उपलब्ध है अच्छे से अच्छा पानी वो पिए, लेकिन वो उबाल करके पिए। उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी लघु हो जाता है, पचने में हल्का हो जाता है और कब्ज के उपायों में वो बहुत ही उत्तम उपाय माना गया है कि वो उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी पीना। नंबर 6 पर है समयसर भोजन कर लेना। काल भोजनम आरोग्य कराणम आयुर्वेद का सूत्र है। तो यदि काल पर भोजन कर लिया तो जो पाचक रस उत्पन्न होते हैं वो एक समय पर होते हैं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर में है। तो वो यदि पाचक रस उत्पन्न हुए उसी समय आपने भोजन किया तो वो जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, वो उसके साथ मिल जाती है और वो पचाने में मदद करती है। यदि वो नष्ट हो गई, सलाइवा कम हो गई और उसके बाद आपने भोजन किया तो क्या होता है? वो सलाइवा बराबर मिक्स नहीं हुई, इसके लिए भी पाचन नहीं हुआ। पाचन नहीं हुआ तो पूरा खुराक पचा नहीं और रेच नहीं आया, मतलब कब्ज हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि समयसर भोजन नहीं करना। तो समयसर भोजन करोगे तो कब्ज से बच पाओगे। 7वें नंबर पर है वामकुक्षी शतम व्रजेत भोजनांते, यानी कि भोजन कर लिया खास करके दोपहर का, उसके बाद तुरंत काम पर नहीं जाना है, तुरंत काम पर नहीं लग जाना है, भाग दौड़ नहीं करनी है, बाहर नहीं चले जाना है, घूमना फिरना नहीं है। तो क्या करना है? तो पहले 100 जितने स्टेप्स चल लेने हैं, शतम व्रजेत उसको कहते हैं। उसके बाद जो है लेफ्ट साइड पर वाम कुक्षी करनी है, वाम साइड पर, लेफ्ट साइड पर। तो ऐसे ही 100 नहीं जाना है, किंतु उसको कहते हैं वाम कुक्षी, ताकि
खुराक को पचने में आसानी रहे। वो पोषण पर जब हम लिखते हैं तब हमारा वायु होता है वो अनुलोमित होता है, और खास करके नाभि के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर होता है, पचने में आसानी होती है और अग्नि इससे सही तरीके से पचा पाती है। तो वामकुक्षिका आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्व है। इसके लिए भोजन के बाद वामकुक्षिका बहुत ही महत्व है, खास करके दोपहर में। 8वें नंबर पर है ब्राह्म मुहूर्त में उठना। उठना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो सुबह का समय होता है खास करके ब्राह्म मुहूर्त का, उसमें अलग अलग प्रकार के मल जो होते हैं वो उसको अपान है वो प्रवृत्ति कराता है। अपान वायु है उसकी प्रवृत्ति का समय वही है। इसके लिए वो क्या कराता है, लंग्स का जो मल होता है कफ वगैरह वो नाक में आ जाता है, गले में आ जाता है, जिह्वा में आ जाता है, जीभ में आ जाता है। फिर तर्पक कफ जो माथे पर होता है उसका मल जो आंखों में आ जाता है, तो आंखों में भी हमारे कफ बढ़ता है, नाक में भी हमको कफ निकलता है। जब हम मुंह वगैरह साफ करते हैं तो सलाइवा निकलती है, व्हाइट कलर का चिकनापन निकलता है, वो सारे मल है। इसी प्रकार से जो पेट का जो मल है वो मलाशय पे वो प्रवृत्त होता है और उस समय ज्यादा संभावना होती है प्रेशर आने की। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे तो प्रेशर बराबर आएगा। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें। तो ये एक उठना भी बहुत मायने रखता है कब्ज के विषय में। उस समय यदि होगे तो नेचुरली अपान की प्रवृत्ति होगी और मल प्रवृत्ति आसानी से हो जाएगी। 9 नंबर पर है उषः पान का अभ्यास करना। आयुर्वेद में ऐसे तो प्यास के बिना पानी पीने का मना किया है और थोड़ा थोड़ा पानी ही पीने का बताया है, किंतु एक अपवाद उसमें है, वो है उषः पान। उषा यानी कि सूर्योदय से पहले का समय जो होता है उसको उषा कहा गया है। सूर्योदय के समय तक का काल जो है वो उषा का काल है और उसमें पान करना, सूर्योदय के बाद नहीं करना है। तो उठने के बाद मुंह साफ कर लिया और उसके बाद तुरंत उषः पान करना है। कैसे करना है, तो एकाध गिलास से शुरू करें, पौने गिलास, 1 गिलास से गुनगुना पानी गोदोहन आसन में पीना है। जैसे गाय को धोते हुए लोग बैठते हैं वो आसन में सिप सिप करके वो पानी को पीना है। वो पानी पीने से अपान की प्रवृत्ति होगी और थोड़ा चलने से, उसके बाद घूमने से और शरीर में क्रिया बढ़ेगी और क्रिया बढ़ने से मल प्रवृत्ति आसान होगी। आप याद रखें, घूमना और फिरना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, सूर्य नमस्कार नहीं करना है, नहीं तो वो पानी से फिर वीट आने की संभावना है, वायु बढ़ने की संभावना होती है। तो उषः पान करने के बाद आप टहल सकते हैं, चक्रमण कर सकते हैं, अपितु किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक मल त्याग नहीं होता है तब तक। तो ये उषः पान करना, शास्त्रोक्त विधि से उषः पान करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 10 पर इंडियन टॉयलेट का उपयोग करना, जैसे कुकुर जैसे आसन में बैठकर मल त्याग करना, वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो पोजीशन पर पूरा का पूरा जो अपान प्रवृत्ति होती है वो पोजीशन पर बहुत अच्छी तरह से होती है, पूरा का पूरा प्रेशर बना रहता है। तो वो इंडियन टॉयलेट का उपयोग करना, जिसको कोई तकलीफ नहीं है मतलब कमर में या फिर पैरों में, वो इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। बच्चों को भी इसी की आदत कर सकते हैं, मतलब उसी को उसकी आदत डाल सकते हैं। तो ये इंडियन टॉयलेट का उपयोग करना वो भी कब्ज का एक प्रकार का उपाय है, क्योंकि उसमें जो आसन है वो आसन व्यवस्थित तरीके से हो सकता है। और एक बात मैं और कह दूं कि ये टॉयलेट का जो शोध हुई तो वो मोरबी हमारे मतलब गुजरात में ही हुई है और उसके कारण ही बाद में सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ये आसन जो आयुर्वेद का है वो वहां बना रहता है। इंडियन टॉयलेट में वो संभव होता है, वेस्टर्न टॉयलेट में वो संभव नहीं होता है। तो इसका उपयोग करने की ही आदत डालें। तो ये जो 10 उपाय हमने अभी बताए हैं वो आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसे रामबाण उपाय है जो जीवन भर के लिए पाचन तंत्र को ठीक करते हैं और खास करके कब्ज को होने ही नहीं देते हैं। तो कृमि से लेकर कैंसर तक की बीमारियों से हम बच जाएंगे। हम हजारों हॉस्पिटल करेंगे तो भी कब्ज का कोई उपाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जीवन शैली संबंधित रोग है, लाइफस्टाइल संबंधित रोग है। हमको छोटी सी छोटी बात में ध्यान देना होता है। तो यदि ये इसका पालन करेंगे
देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कब्ज का A to Z इसमें आ गया है। तो आप कब्ज से बच पाएंगे, पाचन तंत्र को ठीक करके अनेक प्रकार के रोगों से बचकर प्रसन्नतापूर्ण जीवन जी पाएंगे। अपान प्रवृत्ति बराबर होने से आप प्रशांत शांत मस्तिष्क से ज्यादा पावरफुल भी आप हो सकते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमने ये 10 उपायों की चर्चा की, और भी ऐसे शास्त्रोक्त विषयों की बात हम करते रहेंगे। नमस्कार।